नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। विधान परिषद के उपचुनाव में बीजेपी की 2 सीटों पर जीत और सपा की हार के बाद मायावती सपा के उम्मीदवारों के चयन का ही मुद्दा छेड़ बैठी हैं। मायावती ने दलित और पिछड़ा उम्मीदवार उतारे जाने पर सपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद सपा द्वारा दलित और ओबीसी उम्मीदवार उतारा जाना सपा की दलित और पिछड़ा वर्ग के प्रति को जो मानसिकता है वो सामने आ गई है। उन्हें हरवाना और उन्हें खड़ा करना, ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना सपा का इन वर्गों के प्रति घृणित मानसिकता का परिचय है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर खड़ी बसपा अपना खेल बने न बने सपा का खेल बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मायावती ट्वीट के जरिए दलितों और पिछड़ों को उम्मीदवार बनाने के सपा की घृणित राजनीति बता रही है, जबकि खुद बसपा का एकमात्र विधायक वोट करने नहीं जाता। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी की जीत निश्चित थी, लेकिन समाजवादी पार्टी दलितों और ओबीसी से उम्मीदवार उतारकर क्या कोई संदेश देने की कोशिश कर रही थी? क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही दलित और पिछड़ों का अपमान हुआ, उनकी अनदेखी हुई, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। उससे पहले जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है राजनीतिक दलों की। भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से अपने काम से, अपनी काबिलियत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से आज जनता के बीच में खड़ी है। यही अखिलेश यादव जो स्थानीय निकाय के चुनाव में बुरी तरह परास्त हुए, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव यह क्यों भूल गए कि यह दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करते रहे। जब चुनाव आएगा फिर ये दोनों एक हो जाते हैं और एक होकर के पटकनी देने का काम करते हैं। अंदर से तो मायावती और अखिलेश में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही समाज के विरोधी हैं, दोनों ही समाज को अच्छी तरह से चलाना नहीं चाहते, दोनों ही समाज में अपनी फसल काटना चाहते हैं, अपनी ही खेती करना चाहते हैं और लूट तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। अपराध को जीता जागता आगे बढ़ाना चाहते हैं। अपराधी में परिवर्तन हो जाता है। जब अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई लड़नी थी तो ब्रिटिशर्स भी यही कहते थे देश के लोगों से कि क्या करोगे, लड़ के खाते पीते रहो, हम तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन अगर सबने मिलजुल के लड़ाई नहीं लड़ी होती, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों ने, तो आज ब्रिटिशर्स इस मुल्क से कैसे गए होते। आज अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। पूरा विपक्ष हमारे साथ है और अखिलेश जी की स्वीकार्यता हो चुकी है। तो हमें पूरा यकीन है कि 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम होगा और देश में अखिलेश जी के नेतृत्व में एक शानदार सरकार बनेगी। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एस.के. दुबे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। शान खान हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सह संपादक विवेक शुक्ला जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के पास ही आना चाहूँगा। दुबे जी, कई सारी बातें तो हो रही हैं, इससे पहले मैं मायावती के बयान पर आऊं, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से जो अंतर था वो बहुत ज़्यादा था। तो ये वाकई में सपा के लिए चुनाव था या बस जो चुनाव की जो प्रक्रिया है बस उसे निभाया जा रहा था, औपचारिकता पूरी की जा रही थी? देखिए, अगर आप डाल लोकतंत्र का मतलब आप विपक्ष में हूँ भूमिका अदा की है, मालूम था। लेकिन ये भी एक आह्वान किया था लोगों से कि आप अपनी अंतरात्मा से वोट करिए। जिसकी जीत हुई तो उसको मुबारक। समाजवादी पार्टी की तरफ से दोनों प्रत्याशियों भारतीय जनता पार्टी को उनको मुबारकबाद देते हैं कि उनको बधाई। लेकिन हम जो अदा किया इसका मतलब कि आप अपनी जो भूमिका मिली है उसको पूरी तरीके से निभाइए। ठीक है, कौन क्या है ये तो राजनीति ये लोग कहते रहते, लेकिन इनको अपना भूलना चाहिए कि इसके बदौलत कौन क्या है। ये इनको ये याद कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती तो जो 10 सीटें जिन्होंने जीती थी लोकसभा में वो शायद मायावती जी के पास नहीं होती। तो ये मायावती जी शायद जीत गई है। समाजवादी ने हर का ध्यान रखा है, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो समाज हो, सवर्ण मुस्लिम समाज हो, समाज हो, हर समाज का प्रतिनिधित्व मेरे यहाँ है और रहेगा। यही खूबसूरती है समाजवादी पार्टी की कि यहाँ सभी लोग जुड़े हुए हैं।
चलिए ठीक है। एसके जी, आपकी आवाज़ में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, मैं चाहूँगा एक बार आप इसे देख लीजिए। विवेक जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने देखे नतीजे निकल कर सामने आए और उसके बाद एक मायावती का ट्वीट आता है और जो उनकी टिप्पणियाँ रहती हैं वो कुछ ऐसी टिप्पणियाँ थी जो हमने जो निकाय चुनाव है तो उस समय पर भी देखी थी, और हम देख रहे हैं कि लगातार वो समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ों का नाम लेकर टारगेट कर रही हैं। क्या रणनीति लग रही है आपको इसके पीछे बसपा की? जहाँ तक मायावती जी का आक्षेप समाजवादी पार्टी के ऊपर है, वो उनका अपना व्यक्तिगत स्टैंड है क्या है, लेकिन जहाँ तक हमारा अपना मत है, मैं देख रहा हूँ पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से सक्रिय राजनीति से बसपा ने अपने आप को पता नहीं कैसे दूर रखा है। और आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे तक उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी। एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा वोटर बसपा का था, और जब सक्रिय राजनीति से इनकी दूरी बनी तो कहीं कहीं उस जो ये वोट बैंक था बसपा का, उस पर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने अपनी निगाहें लगा रखी हैं। उसमें सपा एक है, भाजपा भी इससे अछूती नहीं है। अभी देखिए इस बार नगर निकाय के चुनाव में आंकड़े बताते हैं कि 395 पसमानदा समाज के मुस्लिम लोगों को टिकट दिया गया, जिसमें 100 जीत के आए। तो कहीं कहीं से अल्पसंख्यक जो एक बिरादरी है उसके तरफ अपनी आँख गड़ाए हुई है भाजपा भी। और सच अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक बिखरा है उसको साधने के प्रयास में अखिलेश यादव जी पिछले काफ़ी समय से रहे हैं। यमुनाई गठबंधन की चर्चा के बाद अब उनका जो है ये दलित वर्ग का जो एक एजेंडा है वो सीधे सीधे साफ देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी जाती है कि सक्रिय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति अगर मैं बात करूँ तो जब से ये जात का जहर पार्टियों ने जो है मतलब अपने एजेंडे में शामिल किया है, तब से ये जाति अलग रह जाती है, जनता के मुद्दे कहीं कहीं राजनीति से गायब हो जाते हैं। ये एक दुख का विषय है, एक चिंता का विषय है। सबसे बड़ी बात ये है। और बहुजन समाज पार्टी का इस वक्त कोई सबल नेतृत्व कर नहीं रहा है, इसलिए जो इनका जो वोट बैंक है वो कहीं न कहीं से मुझे जो लगता है, जो पिछले आंकड़े दिखाते हैं वो तो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है उसके पीछे कई कारण हैं। कोरोना काल में राशन की जिस तरीके से उपलब्धता सरकार ने कराई, कनेक्शन दिया है और उसके बाद आवास दिए हैं, तो ये बड़ा एक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये वो वर्ग है वास्तव में जो हैंड टू माउथ का वर्ग है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। ऐसी दशा में सरकार ने जिस तरीके से इनको एक स्वावलंबन देने का काम किया है, उससे इनका रुझान कहीं कहीं से बीजेपी की तरफ ज़्यादा, सपा की तरफ कम है, जो मेरा ऐसा आंकड़ा कहता है। लेकिन विवेक जी, साधारण चुनाव था, इसमें नतीजे पहले से ही जो थे प्रत्याशित थे, समझ में आ रहे थे। लेकिन मायावती की जिस तरह की ये टिप्पणी है कि घृणित मानसिकता है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलित और पिछड़ों को सचेत रहना चाहिए, क्या ये एक तरह का डेस्परेशन नहीं लगता है? क्योंकि एक के बाद एक हम जिस तरह से चुनाव देख रहे हैं और बसपा का ग्राफ जिस तरह से नीचे गया है, मतलब अब विधानसभा में सिर्फ एक सीट बची है, निकाय चुनाव में भी ऐसा कोई चमत्कारिक प्रदर्शन उनका रहा नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बसपा धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में ही अप्रासंगिक होती जा रही है और इस तरह के बयान आ रहे हैं? अप्रासंगिक तो बसपा ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लगभग हो चुकी है। और मायावती जी का ये बयान जो उन्होंने अपने ट्वीट करके जाहिर किया है, ट्वीट के जरिए जो उन्होंने कहा है, वो निश्चित रूप से उनकी असफलता और हताशा को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट बैंक को साधने की उनकी मंशा तो निश्चित रूप से होगी, वो कर भी रहे हैं। तो ऐसी दशा में फेल्योर की अगर हम बात करें तो वो बहुजन समाज पार्टी की, और सपा का फेल्योर मैं इसमें बिल्कुल नहीं मान सकता। चलिए ठीक है। शान खान साहब, आप तक आवाज़ पहुंच रही है? शान साहब, चलिए लगता है कुछ समस्या आ रही है, मैं चाहूँगा कि उसको धीरे देखा जाए। हरिश्चंद्र जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार बसपा का ग्राफ गिरता जा रहा है और इस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं। अब तक बसपा को आप बी टीम बताते रहे सपा की, और सपा सेम वही चीज़ आपके लिए कह रही है। लेकिन सवाल यह है कि बसपा के कमज़ोर होने से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है यहाँ पर? ये प्रेडिक्ट करना, तो उनका बेस है, वो है जो फॉलोइंग जो है वो चुनाव टाइम किधर शिफ्ट करेगी, ये बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि कई बार ये सब सीट टू सीट डिफर करता है। कई बार स्थानीय जो समीकरण होते हैं उसके आधार पर, कैंडिडेट के आधार पर, बहुत सारी परिस्थितियों पे ये निर्भर करता है। और जनता जनार्दन का रुख भी
कई बार अनप्रडिक्टेबल होता है। इसके बारे में बहुत सारे जो आकलन हैं वो फेल हो जाते। रहा सवाल कि समाजवादी और बसपा की आपसी स्वीटवार, ये सब एक दूसरे की अपनी अपनी सपोर्ट बेस को सहेजने को, अपने सपोर्ट को इंटैक्ट करने की, ये सब राजनीति का हिस्सा है। जहां तक मायावती जी के जो आक्षेप हैं, जो आरोप हैं, वैसे तो ये समाजवादी पार्टी इसका जवाब देगी या बसपा ही इसके बारे में कुछ बता सकती है। परंतु अगर आप देखें जो पब्लिक डोमेन में है, समाजवादी पार्टी का अब तक जो आधार रहा या जिस आधार पे वो चुनाव लड़ती रही, तो एमवाई फैक्टर के नाम से जाना जाता। जो अदर बैकवर्ड है वो उनका सपोर्ट बेस नहीं। यादव कम्युनिटी और सब लोगों को वो, लेकिन धीरे धीरे जनता जनार्दन में जागरूकता आती है, जनता जनार्दन देखती है कि भाई कार्यशैली विभिन्न दलों की क्या है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी का के ऊपर, उसके नेतृत्व के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है, अगर पंचायत चुनाव, सभासद में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में बड़ी संख्या में जिनको अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रतिष्ठा दी और वो जीत के, तो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग था, जिसमें एक भय पैदा किया जाता था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो जो सरकार की कार्यशैली है, जिस तरह सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, उससे उनका भारतीय जनता पार्टी बढ़ा है। और वो दलित हो, जो पिछड़े हो, जो सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो के अंदर बढ़ी है, उसका कारण ट्रांसपेरेंसी है, उसका कारण सभी बिना भेदभाव की नीतियों का। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर दलित या ओबीसी उम्मीदवार उतारती है तो क्या वो अपमान है दलितों का, ओबीसी वर्ग का? क्या मायावती के इस बयान से सहमत है बीजेपी? देखिए, मायावती जी की बात अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप देखिए, अगर उनको दलित और उस क्लास को एड्रेस करना था तो जहां जीत सुनिश्चित है वहां क्यों नहीं दी? देना तो वहां चाहिए। अगर आप उनको सम्मान देना चाहते हैं, उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो निकाय चुनाव में आपने भी कई मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, वो हारे भी हैं, तो क्या वो उनका अपमान हो गया? क्योंकि चुनाव से पहले तो आप उसे सम्मान ही कह रहे थे ना। वो देखिए, वो तो उस चुनाव में इस चुनाव में अंतर है। ये विधान परिषद का उपचुनाव था, ये जनरल इलेक्शन नहीं था। और ये सभी जानते हैं कि जो पार्टी सत्ता में होती है, उपचुनाव उसके फेवर में रहता है, क्योंकि इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व उस तरह से नहीं लागू होता कि जब विधान परिषद के उस तरह से चुनाव होते हैं तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। लेकिन जब उपचुनाव होता है तो जो सबसे बड़ा दल होता है उसके पास सबसे ज्यादा वोट होते हैं। तो ये तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। तो फिर उसमें दलित का अपमान, ओबीसी का अपमान कहां से आ गया? इसलिए कि जब आपको मालूम था कि आपको सीट हारनी है तो फिर किसी ब्राह्मण या बनिया को चुनते हैं। तो नहीं, तो ना कैंडिडेट खड़े कर सकते, ये भी तो विकल्प था। अब तक तो उपचुनाव में विरोधी दल के लोग कैंडिडेट अपना नहीं खड़ा करते थे, क्योंकि जानते थे कि इसमें उनको कुछ हासिल नहीं होना है। तो आखिर कैंडिडेट उन्होंने जो फील्ड किया, उसके पीछे तो उनकी मंशा यही थी ना कि हम दिखाने को लिए हम दलित को, इनको प्रत्याशी बना रहे हैं। लेकिन ये भी तय थी कि आप जिसको प्रत्याशी बना रहे हैं वो हारेगा। तो आप हारने वाली सीट के लिए क्यों दिए? दुबे जी, इस पे आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मैं शान साहब आपके पास आऊंगा। दुबे जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर गई कि उनको व्हिप जारी करना पड़ा। आप अगर आपको अपने अंदर ये था कि नहीं हमारा कैंडिडेट जीतेगा, तो आप खुल के ये बोलते कि भाई ठीक है, ओपन में आप वोट दीजिए जिसको देना है। अरे भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करने में बहुत अंतर है।
ठीक है, उनका बहुमत था, मैं भी मालूम था, लेकिन हमने इसीलिए तो कहा था कि भाई अपनी अपनी अंतरात्मा से वोट दीजिए, जिसको अगर वोट देना है वो। हमें तो मालूम था कि हमारे 111 प्लस रालोद, तो हमें तो ये अब, लेकिन इसमें भी आप सोचिए, ये जो बसपा आरोप लगाती है, इनने तो लोकतंत्र कई बार सिस्टम को भी नहीं माना कि गैरहाजिर कर दिया। अरे तुम्हें जाना था, तुम पक्ष या विपक्ष किसी को भी तो वोट दे सकते थे, तो कम से कम पता तो चलता है कि। लेकिन ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको आपने अभी बोला कि बी टीम, इसीलिए समाजवादी पार्टी कहती है कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही, कहीं सड़कों पे नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम लगा करते हैं समाजवादी पार्टी और बसपा, लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन करके चुनाव लड़ते एक साथ, और बी टीम बता रही भाजपा का, तो कौन भरोसा करेगा इस बात को? ये तो सही। इसलिए जो मायावती जी के जो आरोप लगाया है उस सच को स्वीकार कीजिए, सचमुखी राजनीति करिएगा। बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि हम साथ में चुनाव लड़े, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, हमने चुनाव साथ में लड़ा, और हमारी ही वजह से, ये तो एहसान मानना चाहिए बसपा को कि समाजवादी पार्टी के कारण जो शून्य हो गए थे लोकसभा में वो 10 हो गए। इस बार ठीक है, अब जाओ अकेले यात्रा करो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी 24 में हो जाएगा, फिर देखते हैं कितने आते हैं। चलिए ठीक है, शान साहब, आपने सुना, दोनों एक दूसरे के बी टीम बता रहे हैं, आप ही क्लियर कर दीजिए बसपा किसकी बी टीम है, कोई टीम बची भी है कि नहीं? देखिए अभिषेक भाई, मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के लिए क्या कहा, ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक मामला है, आपसी मामला है, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति की टीका टिप्पणी करे तो उचित नहीं है। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि मायावती जी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वो सत्ता के साथ है या विपक्ष के साथ है, क्योंकि जिस प्रकार से मायावती जी लगातार विपक्षी दलों की आलोचना करती है, उन पर निशाना साधती है, जबकि उनको निशाना साधना चाहिए सरकार की कुनीतियों का, सरकार के गलत निर्णयों का, किंतु वो लगातार विपक्षी दलों पर ही टीका टिप्पणी करती रहती है। और आप संयोग देखिए, जिस प्रकार से मायावती जी और बसपा सरकार के खिलाफ निष्क्रिय है, उसी प्रकार से ईडी, सीबीआई और आईटी भी बसपा और मायावती जी के खिलाफ निष्क्रिय है। तो अब ये प्रयोग है या संयोग है, ये तो मायावती जी बता सकते हैं या तो भाजपा के नेता बता सकते हैं। निश्चित रूप से विवेक जी, आपने सुना इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, और वो जैसे कह रहे हैं कि विपक्ष के पार्टी होते हैं वो विपक्ष का साथ देना चाहिए, और जो सरकार है उनकी कुरीतियों पर, उनकी नीतियों पर सवाल उठाना चाहिए, जबकि यहाँ उल्टा ही देखने को मिल रहा है। क्या कोई नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, खासतौर से जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसके परिप्रेक्ष्य में? विवेक जी, आपसे सवाल था। बिल्कुल, मैं निश्चित रूप से इस बात से तारुफ करता हूँ, इस बात से अपने आप को जोड़ता हूँ कि ये जो रास्ते पे जैसे कोई भी लावारिस पड़ी अगर कोई कीमती चीज़ होती है तो हर व्यक्ति की नज़र उस पर होती, कौन उसको पहले उठा ले। तो निश्चित रूप से अगर बसपा का जो ये वोट बैंक पूरी तरीके से मुझे जो दिख रहा है, जैसे उसका कोई मुखिया या संरक्षणकर्ता मजबूती से सामने नहीं है, तो सारी पार्टियां जो है उस तरफ अपना जो है ध्यान लगाए हुए हैं। सन्निकट है आपका लोकसभा चुनाव, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से ज़्यादातर योजनाएं जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो रही हैं, तो कहीं कहीं उसका जो है बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में बिल्कुल लेना चाहेगी। और क्योंकि पार्टी आप अपोजिशन में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, लगातार उसका आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वो इस विषय पे लगातार काम कर रही है। तो इलेक्शन आने के बाद ये जो फैक्टर है जाति का और भी तमाम सारी चीज़ें, वो निश्चित रूप से उभर के सामने आ जाता है। बयानबाजी में आप देख ही लेते हैं कि किस तरीके से लोग आक्षेप करते हैं और सीधे कहने में गुरेज नहीं होता। अभी जैसे हमारे ये बीजेपी के प्रवक्ता साहब कह रहे थे कि बाई इलेक्शन हो रहा था, बाई इलेक्शन अक्सर सत्ताधारी पार्टी का इलेक्शन होता है, तो ये थोड़ा सा अपने आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान हो गया। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बाद के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे लोकसभा की अगर मैं बात करूं, तो उसमें सीधा सीधा जो उद्देश्य है सभी पार्टियों का, बीजेपी भी उसमें शामिल है, उनका उद्देश्य मात्र यही है कि जितने भी ये बचे हुए वोट हैं जिनका वास्तव में इस वक्त कोई वारिस नहीं है, उस पर सभी की निगाहें हैं। पसमानदा समाज को लेके किस तरीके से अपना लक्ष्य साध रही है भारतीय जनता पार्टी, आप समझ ही रहे हैं। उसी तरीके से दलित हैं, ओबीसी हैं, तमाम एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको जो है बीजेपी साधने की कोशिश में है। बाकी अन्य पार्टियां भी उसी दिशा में अग्रसर हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय अब इजाज़त नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।
तो जैसा कि हमने सुना कि जीत के पीछे भी राजनीति होती है और इस राजनीति के पीछे एक रणनीति होती है, वैसी हार के पीछे भी बहुत सारी रणनीतियां होती है, राजनीतिक चालें छुपी होती है। मायावती के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में क्या राजनीतिक दल क्या एकजुट होते हैं या फिर इसी तरह से, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, सब बिखरे हुए रहते हैं। इस तरह से विधान परिषद के चुनाव में देखने को मिला कि ना सपा को ना सुबह सपा का साथ मिला, ना सपा कांग्रेस के साथ गई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बिखराव उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्ष के एकजुट होने की जो बात कही जा रही है वो जमीन पर कहीं नजर न आ रही। तो आने वाले समय में क्या विपक्ष की रणनीति सफल हो पाएगी या जिस तरह की स्थिति मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पे देंगे विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।